आज हमने पढ़ना है टॉपिक नंबर 3.5 जेनेटिक इंजीनियरिंग। पढ़ते हैं जी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक का मतलब है जीन्स, यानी कि इंसान के अंदर उसके माँ बाप से उसको मिला गया विरासती मादे को हम कहते हैं जीन्स। तो जेनेटिक और इंजीनियरिंग, उसकी क्या इंजीनियरिंग है, किस तरह से जीन्स जो है वो काम करती है, आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए एक जानदार से मुख्तलिफ जीन्स दूसरे जानदार के विरासती मादे में मुंतखब जगह पर दाखिल किए जाएं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। यानी कि ऐसी टेक्निक जिससे एक जानदार से मुख्तलिफ जीन्स लेकर दूसरे जानदार के विरासती मादे में किसी मुंतखब जगह पर दाखिल की जाए, इस टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एक जानदार समझने के एक इंसान है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जीन्स हैं, उसका रंग किस तरह है, उसकी आंखें क्या हैं, उसके बाल क्या हैं, ये उसकी जीन्स हैं। उससे वो लेकर, यानी कि पेरेंट फिगर, वो जो जानदार है ना, वो आप समझ लें पेरेंट फिगर है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, ठीक है। उससे लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के जीन्स, यानी कि उसके रंग, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी कद, उसके सब जो है वो खसूसियात लेकर दूसरे जानदार जो अभी आना है, डॉटर फिगर या सन ऑफस्प्रिंग कह लें, नस्ल जो अगली नस्ल आनी है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, उसके अंदर विरासती मादा होता है। हर नस्ल जब पैदा होती है वो अपने अंदर एक विरासती मादा लेके आते हैं। हम कहते हैं ना किसी बच्चे का स्टाइल सेम इसके बाप की तरह बोलने का है, इसके चलने का स्टाइल सेम इसकी माँ की तरह है, ये अपनी माँ की तरह जो है ना वो दिखने में लगता है, तो वो उसका विरासती मादा होता है। हर नस्ल, हर जानदार जब वो पैदा होता है उसे एक विरसा मिलता है, अपने माँ बाप की शक्ल, कदामत, आंखें, रंग, कुछ ना कुछ लाजमी उससे अपने बड़ों से मिलता है, जिसे हम कहते हैं विरासती मादा। तो एक जानदार यानी कि पेरेंट फिगर जो वालिद हो सकता है, वालदा हो सकती है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स लेकर, रंग, शक्ल, हर तरह की जीन्स लेकर दूसरे जानदार, नए आने वाले जानदार में जो विरासती मादा होगा उसके अंदर, उसमें एक सर्टेन जगह होती है। अब विरासती मादे को हम कहते हैं DNA। आप सब ने याद कर लेना, विरासती मादे को कहा जाता है DNA, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं कि DNA के अंदर सिर्फ डाल दो और काम ख़त्म। DNA के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पे विरासती मादा रखना है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब तक ये खुदा के, अभी भी ये खुदा के हाथ में है तो ये कुदरती है, लेकिन अगर साइंटिस्ट, साइंसदान, आपको पता है तजर्बे करने के आदी, वो क्या कर सकते हैं, वो किसी इंसान को उसके फादर का आई कलर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? वो उसके फादर से, अगर उसकी, आप समझ लें कि वालिद की आंखें ब्राउन है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि बच्चे की आंखें माँ पे ना जाएं, बच्चों की आंखों का कलर भी ब्राउन है, तो वो क्या करेंगे, जानदार से यानी कि पेरेंट फिगर से, वालिद से मुख्तलिफ जीन्स में से आई कलर लेंगे। दूसरे जानदार यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर विरासती मादा पैदा होने से पहले जिस जगह उसका DNA है, उसमें जिस जगह पर वो डालेंगे उसका आई कलर, उसे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए डिस्कवर करेंगे। ये है साइंस, ये है साइंस की इजाद। ये सब चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन इंसान ने इसको डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया है, और इसके अंदर काफ़ी गड़बड़ भी कर दिया। वैसे ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए एक जानदार यानी कि वालिद से मुख्तलिफ जीन्स, यानी उसका कद, रंग, कदामत, हर चीज़ लेकर दूसरे जानदार, नए पैदा होने वाले जानदार के विरासती मादे यानी खून यानी DNA में एक स्पेसिफिक जगह, एक मुंतखब, एक ख़ास जगह पर दाखिल करने को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आगे चलते हैं। इसके ज़रिए बनी नौ इंसान के लिए ख़ास फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। इससे इंसान को ख़ास फ़ायदे मिलते हैं। इसमें मतलूबा जीन्स जानदार के सेल से हासिल करके दूसरे जानदार के सेल्स में दाखिल किए जाते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि किसी बच्चे के जो है वो बाल उसकी माँ के जैसे हों, तो हम उसके जो बालों का DNA में जो मुंतखब जगह है वहाँ पर वो वाली जीन्स डालेंगे जो उसकी माँ की जीन्स हैं। दूसरे जानदार के सेल्स के अंदर भी हम अपनी पसंद की जीन्स, मतलूबा जीन्स जो हमें चाहिए वो डाल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल शुदा जीन्स एक टेस्ट ट्यूब में मिलाए जाते हैं। वो वालिद से, वालदा से मुख्तलिफ ज़राए से जीन्स लेते हैं, उन्हें टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और लेबॉर्ट्री में दूसरे ज़िंदा सेल्स में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ये जानवरों की भी ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। इंसानों में ऐसे अभी एक्सपेरिमेंट नहीं होने लगे, जानवरों में वो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से जो जानवरों के जो पेरेंट होते हैं उनसे टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं उनसे लिए गए जीन्स। एक टेस्ट ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो पेरेंट का जीन्स डालेंगे, यहाँ से मदर का जीन्स डालेंगे, और उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो ज़िंदा सेल, जो उन्होंने बच्चे का सेल निकाला है, ठीक है, ये जानवरों की बात हो रही है, घोड़ों की, इनमें आप, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं आजकल।
इसके अंदर उन्होंने डाला जिंदा सेल के अंदर और उसको मुंतकिल कर दिया, तो उन्होंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाई अपनी तरफ से। ये सारा अमल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब इंसानी बहबूद में इंसान को इससे फ़ायदा का क्या हुआ है, इंसान की क्या भलाई हुई है इससे? इंसानी बहबूद में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार आज हम पढ़ने लगे हैं। कोई भी जानदार जो कि एक बैरूनी जीन वसूल करता है ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। एक तो कुदरती जीन है ना जो अल्लाह ने उसको देनी ही देनी है, लेकिन बैरूनी जीन यानी कि कुदरती नहीं, उसको जो है टेस्ट ट्यूब के ज़रिए कोई जीन दी गई हो, ऐसा जानदार जिस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसानों ने खुद से ये कारस्तानी दिखाई गई हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक जानदार। ठीक है, ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका था ऐसी तकनीक से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है, इसको निशान लगा लें। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से यहाँ तक, जिसका सवाल है ट्रांसजेनिक जानदार किससे कहते हैं। जवाब किया कोई भी जानदार जो एक बैरूनी जीन वसूल करता है। बैरूनी जीन मतलब कि साइंसदान खुद से उसे कोई सी अपनी पसंद की उसके पेरेंट की जीन देते हैं। नमूना होता है एक अलग किस्म का कि इंसानों का बनाया हुआ। ठीक है, ऐसा जानदार जानवर होते हैं ज़्यादातर, ये उनको ट्रांसजेनिक जानदार कहते हैं। जेनेटिक तब्दीली वाले जानदार की तैयारी के लिए मंदरजा झेल मराहिल दरकार हैं कि अगर किसी जानदार में जेनेटिक तब्दीली करनी है, उसकी जीन छेड़नी है, तो क्या मराहिल होंगे। 3 मराहिल ये होंगे। पहले होंगे मुतल्लिका अच्छे जीन की शनाख्त करनी है कि हमने उसको जीन क्या देनी है, उसके पेरेंट का आई कलर देना है, उसकी माँ के बाल देने हैं, उसके फादर की हाइट देनी है, या क्या शनाख्त। ठीक है, पहचानना है कि हमने देना क्या है जानदार को। दूसरा है डोनर जानदार से जीन की अलहदगी, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक बंदर पर, एक मोंकी पर, हाँ उसका जो एक मोंकी जो है उसकी आँखों का जो कलर है आई कलर समझे वो ग्रीन है। ठीक है, हम चाहते हैं जो मोंकी पैदा हो उसका आई कलर भी ग्रीन ही आए, उसकी मदर वाला ब्राउन ना आ जाए। उसकी मदर का समझे ब्राउन है, ठीक है, मंकी की, और उसके फादर का आई कलर ग्रीन है। तो हमने सबसे पहले शनाख्त करनी है कि हमने उसे देना क्या, हमने उसे आई कलर देना है ग्रीन, तो ये मुतल्लिका जीन की शनाख्त हो गई। अब क्या करना है, उसके फादर से ये वाला आई कलर लेना, उसकी जीन से निकालना। डोनर कौन होता है, जो दे रहा है। ठीक है, तो इसमें डोनर क्या है, फादर, जो डोनर जानदार है, उससे जीन अलहदा कर ली। अलहदा शुदा जीन की क्रोमोसोम या डीएनए में मुंतकली। अब जो जिंदा सेल है ना, जिंदा सेल कौन सा सेल होता है, ऑफस्प्रिंग सेल। ऑफस्प्रिंग का मतलब नई नस्ल का सेल जिसने अभी आना है, जिस जानदार ने वजूद में आना है, उसके सेल के अंदर अलहदा शुदा, ये वाली अलहदा शुदा जो डोनर जानदार से अलहदा किया, ये वाली जीन उसके डीएनए में या क्रोमोसोम में, दोनों में कहीं भी डाल सकते हैं। डीएनए में एक जगह होगी स्पेसिफिक जो कि हमने यहाँ पर ना मुंतखब जगह, वहाँ पे, या उसके क्रोमोसोम एक सेल होते हैं जिसके अंदर जीन डालते हैं, तो इसे मुंतकिल करना है, उसे डालना है जीन वाले क्रोमोसोम की मुतल्लिका सेल के अंदर मुंतकली। और उसके बाद ये अगर हमने जीन को क्रोमोसोम में डाला है ना, तो पहले जीन वाला क्रोमोसोम लेंगे और उसको जो सेल है ना मुतल्लिका सेल, ये जो जिंदा सेल है, उसके अंदर दोबारा मुंतकिल करेंगे। डीएनए में डायरेक्ट मुंतकिल करते हैं, लेकिन ये भी तरीका होता है कि जीन को एक क्रोमोसोम में डालो और वो जीन वाला क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर डाल दो। तो ये 4 मराहिल हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक तब्दीली में जानदार की तैयारी के लिए क्या मराहिल हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का अपना जवाब लगा लें। यहाँ मैं लिख दिया 3 कि जेनेटिक तब्दीली वाले जानदार के लिए मंदरजा झेल मराहिल दरकार हैं। मुतल्लिका अच्छे जीन की शनाख्त, डोनर जानदार से जीन की अलहदगी, अलहदाशुदा जीन की क्रोमोसोम या डीएनए मुंतकली, और जीन वाले क्रोमोसोम की मुतल्लिका सेल के अंदर मुंतकली। पहले शनाख्त करना है, फिर अलहदगी करनी है, फिर क्रोमोसोम, और फिर क्रोमोसोम की जिंदा सेल के अंदर मुंतकली। 4 हैं। पहला क्या है, शनाख्त। दूसरा क्या है, अलहदगी। तीसरा क्या है, डीएनए में मुंतकली। और चौथा क्रोमोसोम की मुतल्लिका सेल, जो जानदार है उसके अंदर मुंतकली। आगे आ जाते हैं। अब इसका ज़ाहिरी बात है सिर्फ इंसानों में तो नहीं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हम, ये पौधों में भी पढ़ रहे हैं, ज़राअत में भी पढ़ रहे हैं। तो ज़राअत और लाइफ स्टॉक होते हैं, यानी कि माल मवेशी। ठीक है, जो उनसे डंगर, जो जानदार जो हमारे काम आते हैं। ज़राअत और लाइफ स्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किरदार है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसकी चंद मिसालें दर्ज झेल हैं। ज़्यादा पैदावार देने वाली इकसाम की तैयारी, यानी कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ना मुर्गियाँ, गायें, बकरियाँ, ये सारे जानवर पैदा ही वही कर रहे हैं जो ज़्यादा दूध दे रही हैं, जो ज़्यादा गोश्त दे रही हैं, ज़्यादा पैदावार देने वाली इकसाम की तैयारी। ये फ़ायदा है। पौधों के खड़ूनी अज्जा की ग़ज़ाई इदाफ़ियत में बेहतरी,
यानी कि उनको पौधों को जो हम खुरदनी दे रहे हैं ना, उनको वो ज़्यादा लग रही है। खुरदनी ग़िज़ा उनके न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं। जैसे इंसान खाना खाता है उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, आयरन, इस तरह पौधों के भी खुरदनी अज़ा होते हैं। उनकी ग़िज़ाई इदाफ़ियत में बेहतरी आ जाती है, यानी कि उन्हें हम अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं तो वो उन्हें अच्छी तरह लगती है खुराक। जैसे कि होता है ना कि इंसान खाना खाई जाता है लेकिन उसे खाना लगता ही नहीं है, वो पतले का पतला ही रहता है। तो ऐसा नहीं होता, उन्हें खुरदनी अज़ा देंगे तो उनकी ग़िज़ाई अफादियत बेहतर हो जाएगी, यानी जो वो खा रहे होंगे वो उन्हें लगना शुरू हो जाएगा। इसका आसान मायने ये है। जड़ी बूटियों और कीड़े मार अद्वियात के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत। हाँ, जड़ी बूटियाँ भी जो है ना, अगर हमने वो खानी है वो भी हमें अच्छी मिलती हैं। और कीड़े मार अद्वियात जो होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, उनसे जो नुकसान होता है ना, उसकी मुदाफ़ियत, उससे बचाव। मुदाफ़ियत का मतलब होता है बचाव। यहाँ पे लिख ले, मुदाफ़ियत का मतलब बचाव। कीड़े मार अद्वियात के नुकसान से बचाओ। और जड़ी बूटियों में भी बेहतरी आई है ज़राअत में। किस वजह से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। फलों और सब्जियों की देर तक ज़ख़ीरा होने की सलाहियत में इजाफा। अब जो है ना, फल और सब्जियां, पहले तो होता था कि आम अगर सख्त गर्मी में आ रहा है ना, तो सितंबर या मार्च का महीना है, आपको आम नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, सब्ज़ी जो सी मौसम की है उसके अलावा मिलेंगी नहीं। लेकिन ये वक्त ऐसा आ गया है कि मौसम गर्मी का चल रहा है, सर्दियों वाली सब्जियां भी खा रहे हैं लोग, गर्मियों वाले फल भी। अब क्यों ऐसे होने लग गया? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है ज़राअत में। फलों और सब्जियों को ऐसे केमिकल लग रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा देर स्टोर किया जा सकता है, ज़्यादा देर फ्रीज़र रखा जा सकता है, उनकी सलाहियत में इजाफा हो गया है। अब वो पड़े पड़े ख़राब नहीं होते हैं। गैर फलीदार इक़साम में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीन्स की मुंतकली। अच्छा, फलीदार इक़साम क्या होते हैं जी? पौधों के अंदर एक जो है ना, वो रिंग टाइप बनी होती है, चेन, जिसे हम कहते हैं फलीदार इक़साम। उसमें नाइट्रोजन जो है ना फिक्स कर दी जाती है। ऐसी जीन्स होती है कि उसकी नाइट्रोजन ना बढ़ेगी ना कम होगी, कोई नुकसान ही नहीं। पहले क्या होता था, फलीदार इक़साम होती थी पौधों के अंदर ना, कोई जीन्स होती थी चेन टाइप, उसके अंदर नाइट्रोजन कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, अमोनिया डालने से, खाद डालने से। तो अगर नाइट्रोजन बढ़ गया तब नुकसान, नाइट्रोजन कम हो गया तब नुकसान। तो फलीदार इक़साम में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीन्स डाल देते हैं, उससे वो फलीदार इक़साम में सारी जितनी देर वो जिंदा नाइट्रोजन फिक्स है, ये कोई नुकसान ही नहीं है। और फलों के मेयार में इजाफा। ये तो वैसे झूठ ही है, पहले के फल ज़्यादा अच्छे होते थे, ज़्यादा सेहतमंद होते थे, लोग खा के ज़्यादा तवाना फील करते थे। लेकिन खैर, फलों के मेयार में इजाफा ये आपका छठा फ़ायदा है। तो ये आपका आगे ज़राअत और लाइवस्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार। आगे आपके ज़्यादा पैदावार देने वाले पौधों और जानवरों का हसूल भी आया है। ठीक है, और उसके अलावा एक और आपका टॉपिक है आला नस्ल के जानवरों की तैयारी। लेकिन हम यही पढ़ते हैं पहले, ज़्यादा पैदावार देने वाले पौधों और जानवरों का हसूल। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जानवर पौधों की जेनेटिक तौर पर तब्दीलशुदा इक़साम हासिल कर सकते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जानवर और पौधों की तब्दीलशुदा, ये नहीं होगा कि जो अल्लाह ने कुदरती बनाई है अपनी पसंद की इक़साम ले सकते हैं। ये आम मुशाहिदे की बात है कि ज़्यादा पैदावार देने वाले पौधे और फलदार दरख्त बीमारियों के खिलाफ ज़्यादा मुदाफ़अत पेश नहीं करते। वो कह रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा पैदावार देगा ना, कि जिसमें से जितने ज़्यादा फल निकलेंगे वो बीमारियों के खिलाफ इतनी मुदाफ़अत, इतना बचाव नहीं देते। इन हालात में पौधों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसी जीन्स दाखिल की जाती हैं जो बीमारियों के खिलाफ ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़अत पेश करते हैं। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर एक फ़ायदा मैं मानती हूँ ना, तो वो यही है कि पौधों में अब उन्होंने ऐसी जीन्स डाल दी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए पौधों में ऐसी जीन्स डाल दी हैं कि कोई बीमारी इंसान को वो खा ले, उसको क़ुव्वत मुदाफ़अत मिल जाएगी, वो से बच सकता है, बीमारियों से बच जाता है। दवाइयाँ बनती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, पौधों में ऐसे जीन्स डालते हैं जिससे बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़अत पैदा होती है और उससे वो दवाई बनाते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है आला नस्ल के जानवरों की तैयारी। मौजूदा दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ऐसे जानवरों की ज़रूरत है। यानी आजकल जितना दुनिया की आबादी बढ़ गई है और जितना वो खाते हैं, तो आजकल तो हर दूसरे होटल में बकरा चिकन इस्तेमाल हो रहा है। तो मौजूदा दौर की जितनी ग़िज़ाई ज़रूरत हो गई है ना, उसको सिर्फ एक ही तरह से पूरा किया जा सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर कुदरती तौर पे जाएँ तो इतनी मुर्गी तो बनती नहीं साल में जितनी खाई जाती है। जो ज़्यादा दूध देने वाले हों ऐसे जानवर पैदा करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जो कि ज़्यादा दूध देने वाले हों और इनसे गोश्त की मिकदार भी ज़्यादा हासिल हो। उनको टीके वगैरह लगा के उनका गोश्त भी बढ़ा दिया जाता है। इस मकसद के लिए नस्ल कशी के तरीके इस्तेमाल किए करके ऐसे जानवर हासिल किए जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात नस्ल कशी के ये रवायती तरीके बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। यानी कि इससे ये होता है कि जो इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि नस्ल कशी हो रही है, वो नस्ल ही ख़त्म होती जा रही है। ओरिजिनल सारी ब्रायलर मुर्गियाँ आती जा रही हैं, देसी आपको कहीं कहीं किसी इलाके में मिलेगी, क्योंकि उसकी नस्ल कशी हो रही है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करके।
बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ना सिर्फ कम वक्त में अच्छे जानवर हासिल किए गए हैं, बल्कि नस्ल कशी के इस अमल के दौरान फैलने वाली बीमारियों पर भी काबू पाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी यही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना, यही बायोटेक्नोलॉजी है, यही बायो की टेक्नोलॉजी है। तो इस अमल के ज़रिए फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं ना, नस्ल कशी, जब एक चीज़ ख़त्म हो रही है, नई ब्रायलर मुर्गी आ गई, तो जो बीमारियाँ हैं उन पे भी काबू पाया जा रहा है। क्लोनिंग क्या बड़े मज़े की चीज़ है, नेट पे लाजमी वीडियो देखना कि अगर एक चीज़ है ना, सेम टू सेम इन बिन हर चीज़ में आंख रंग उसका ट्विन, उसका जो है ना जुड़वा समझ लें, जानदार पैदा करते हैं। पहला जानदार जो है ना, जो उन्होंने जिससे जानदार पैदा करना है, जो उन्होंने बंदर लिया अगर, तो जो पेरेंट बंदर है, जो फादर है, या कोई भी उन्होंने जानदार लिया है, कबूतर लिया है, जो पेरेंट कबूतर है, उसके जैसा ही सेम आंखें, नाक, होंठ, सब कुछ जो है ना सेम उसकी तरह होगा, उसका चलना फिरना बोलना, यानी उसकी डिक्टो कॉपी आप कह लें, उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। नेट पे लाजमी देखना कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग के ज़रिए ऐसी भेड़ें तैयार की गई हैं जो हूबहू अपने वालिदैन की नकल हैं। देखा कि सेम नकल होते हैं, यानी इंसानों के भी क्लोन बना सकते हैं। वो अगर एक इंसान का क्लोन पैदा करेंगे ना, वो क्लोन ऐसे आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो है या उसका वो जो जानदार है जिससे पैदा हुआ है वो है। ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में ये तकनीक बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए, खुदा ना करे वैसे इंसानों में तरक्की करे, और इसके ज़रिए दूसरे जानवर और जानवरों के अज़ाब भी पैदा किए जा सकें। और इसके ज़रिए हम एक जानवर का अगर हाथ कट गया, बाजू कट गया, किसी के पाँव, तो हम इसका वो भी बना सकते हैं जेनेटिक से, उसका हाथ दोबारा पैदा कर दें, उसका पाँव कट गया, टांग उसकी, जैसे कि ऊँट की टांग कट गई थी, वाक़या बड़ा हिट किया था, तो वो भी दोबारा पैदा हो सके। ठीक है, ये तकनीक अगर तरक्की कर जाएगी तो दूसरे जानवर सेम टू सेम पहले जानवर की तरह के, क्लोनिंग की टेक्निक वो कह रहे हैं, अगर क्लोनिंग दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई। वैसे मेरा ओपिनियन यही है सब पे कि ये सारे तकनीक्स ना बहुत ही फजूल है, यानी कि मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने जो कुदरत बना दी है ना, हमें उससे इतने पंगे नहीं लेने चाहिए। अल्लाह ने जो बना दिया वो बेस्ट ही है, इंसान अपनी कारस्तानी अपने पास ही रखे। मुझे बहरहाल जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं पसंद। आप अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपके ख्याल में जेनेटिक इंजीनियरिंग को तरक्की करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सारे लेक्चर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसी से जो है चैनल से अपनी तैयारी करें पेपर की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिया, याद करने वाला सिर्फ शॉर्ट ही कर ले मेरे ख्याल से टॉपिक में। पहला यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, ट्रांसजेनिक जानदार किसे कहते हैं, पहला क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक है, जेनेटिक तब्दीली वाले जानदार की तैयारी के मराहिल। चौथा आप ये कर लें, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपका चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, बाकी रह जाती है बाद इनकी, ये ज़्यादा पैदावार देने वाले पौधों और जानवरों का हसूल और आला नस्ल के जानवरों की तैयारी, तो मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे पूरा चैप्टर तैयार कर रहे हैं वो ये लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करें, सिर्फ जो पूरा चैप्टर तैयार नहीं कर रहे ना, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ना उनके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो लाजमी करना पेपर में आना चाहिए, वो है एंटीबायोटिक्स। ये वो क्वेश्चन है जो आपने इस चैप्टर में से नहीं छोड़ना, किसी ना किसी लाहौर गुजरांवाला बोर्ड के पेपर में ये लाजमी आना है। अगर आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसको लाजमी याद करना है। इसको याद करने के लिए, आसान करने के लिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा देती हूँ, वो जाकर लाजमी देखिएगा, वो आपको जो है मिल जाएगा। गो हर हेल्पिंग हैंड।